नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। क्या वाकई यह हरियाणा सरकार की बड़ी जीत है? प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% रिजर्वेशन के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर लगी हाई कोर्ट की स्टे को हटा दिया, लेकिन 4 हफ्तों में मामले का निपटारा करने के आदेश भी दिए। इस बीच कानून की पालना को लेकर इंडस्ट्रीज पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या मायने? क्या सभी के लिए ये विन विन सिचुएशन है? 4 हफ्तों के बाद कानून पर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फैसले का ऊंट किस करवट बैठेगा, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से स्थानीय आरक्षण कानून पर लगाई गई रोक हटा दी है। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट को 4 हफ्ते में मामले का निपटारा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों को विस्तृत रूप से सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के पास कानून पर स्टे लगाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस दौरान हरियाणा सरकार निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों के मालिकों के खिलाफ संबंधित एक्ट का पालन नहीं करने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हाई कोर्ट को इस पर 1 महीने के अंदर अंतिम फैसला लेना होगा। साथ ही साथ राज्य सरकार को कहा गया है कि वो 4 हफ्तों तक नौकरी देने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। वहीं दूसरे पक्ष के वकील ने दावा किया कि स्टे को हटाया नहीं जाना चाहिए। वकील दुष्यंत दवे ने कहा, याचिकाओं का निपटारा किए बिना स्टे को हटाया नहीं जाना चाहिए। सरकार ने आरक्षण देने से पहले कोई स्टडी नहीं की, न ही किसी डेटा का इस्तेमाल किया गया है। सरकार इस फैसले को अपनी बड़ी जीत बता रही है। बहुत ही हमारे लिए संतोष का विषय है कि जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को निरस्त कर दिया है और हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि इसकी वो रेगुलर सुनवाई करें और सुनवाई करने के बाद अपना फैसला दें। तब तक सरकार को ये छूट दे दी गई है कि वो अपने काम को आगे जारी रखें। रजिस्ट्रेशन है इंडस्ट्री का, वो भी हम करेंगे और जो उसके लिए प्रोसेस तय करनी है वो सारी प्रोसेस तय करके और उद्योग में हमारा 75% का जो हम हरियाणा के युवाओं को नौकरी के लिए उनको कह सकते हैं वो रास्ता साफ हो गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मामले पर ट्वीट करते हुए खुशी जताई और कहा कि मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून सभी के हित में है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के मूल निवासियों को नौकरियों में 75% आरक्षण देने का कानून पास किया था। इसके विरोध में फरीदाबाद की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने सरकार के इस कानून को लागू करने पर स्टे लगा दिया था, जिसके विरोध में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार भले ही अपनी जीत बता रही है, लेकिन हाई कोर्ट को 4 हफ्तों में मामले में फैसला सुनाना बाकी है। वहीं सर्वोच्च अदालत ने इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी राहत दी है। सरकार 4 हफ्तों तक कानून की पालना को लेकर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। फैसले का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन गेंद फिर से हाई कोर्ट के पाले में दिखाई दे रही है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन के साथ। इस रिपोर्ट को देखने के बाद बेहतर समझ गए होंगे आप कि मैंने भूमिका में ऐसा क्यों कहा है कि क्या ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। हरियाणा सरकार के लिए भी चूंकि स्टे हट गया और उद्यमियों के लिए भी जो स्टे चाह रहे थे, क्योंकि उनके लिए यह फैसला आ गया कि अगर आप देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं देना चाहें तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यानी इस कानून के तहत ये था कि अगर इस कानून को कोई भी इंडस्ट्री नहीं मानती है, कोई उद्यमी नहीं मानता है, तो 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना है
तो वो अब आपको नहीं देना होगा। अब चाहे तो 75% आरक्षण 30,000 की कैपिंग के साथ लागू कीजिए, नहीं चाहे तो जब तक एक ठोस एक संपूर्ण फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए ये छूट है इंडस्ट्रीज को कि वो उनके लिए लाजमी नहीं है, उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि वो ये कानून लागू करें। तो उद्यमियों के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी बात जो सबसे अहम पहलू रहा वो सुप्रीम आदेश में देखने को मिला, वो ये कि हाई कोर्ट को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप 4 हफ्तों के भीतर इसकी संवैधानिकता को लेकर फैसला सुना दीजिए। तो 4 हफ्तों के बाद क्या स्थिति बनेगी और उस स्थिति को अपने फेवर में लेने के लिए सरकार किस सिचुएशन में और क्या काम कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये कह देना कि हमारी जीत है, ये किस तरह से जीत है, क्योंकि आरक्षण तो हुआ नहीं, आपका आरक्षण कानून है, उसके ऊपर से स्टे हट गया, लेकिन क्या ये वाकई इस वक्त आरक्षण वाली भूमिका में है? क्योंकि अगर मैं एक उद्यमी हूं, जैसे फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है जिसकी आवाज उठाने के बाद ये स्टे लगा था, और भी याचिकाएं थी फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अलावा, अगर मैं एक उद्यमी हूं और मैं ये चाहती हूं कि मुझे नहीं देना है 75% आरक्षण, तो मैं नहीं दूंगी। मुझे सुप्रीम आदेश में ये छूट मिली हुई है कि जब तक एक संपूर्ण फैसला नहीं आता, अगर कोई नहीं दे रहा है 75% आरक्षण तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं सरकार इसे किस तरह से ले रही है, और हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपना विश्लेषण क्या देंगे। आइए हमारे पैनल से मिलवा देते फटाफट से। रमन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। राजेश गुप्ता इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, गुप्ता जी एक बार फिर स्वागत है। डीपी कौशिक प्रवक्ता बीजेपी, कौशिक साहब मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। आनंद बियानी जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद जी स्वागत है। रिम्पल सोई प्रवक्ता जेजेपी का भी मैं स्वागत करती हूँ। एक एक करके सभी के पास आ जाऊंगी। सबसे पहले शुरुआत हम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े राजेश गुप्ता से करेंगे। राजेश जी, सरकार कह रही है बड़ी जीत, आप क्या कहेंगे? इसे मैं ना सरकार की जीत कहूँगा ना इंडस्ट्री की हार कहूँगा, इसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जीत कहूँगा और जुडिशरी की जीत कहूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री को पूरा सरकार जुडिशरी पे भरोसा है और जुडिशरी ने उसी के मुताबिक ही डिसीजन दिया है, तो हार या जीत का इसमें प्रश्न नहीं है कहीं। ठीक है, डीपी कौशिक साहब। हेलो, आ रही है राजेश जी, आवाज आ रही है, आप सुनिए जरा, फिर लौट के आ जाऊंगी। हाँ कौशिक जी। अनामिका जी, सरकार की जीत इसलिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, तो स्टे के ऊपर इन्होंने दिया था स्टे, हम लोग स्टे टूट गई, तो ऑब्वियसली सरकार की जीत तो है, और सरकार ने कानून ही बना दिया, ये भी जीत है। दूसरी बात मैं गुप्ता जी पूछना चाहूंगा कि एक सामाजिक उसमें पूछना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो किसको तकलीफ है? जो इंडस्ट्री हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, हरियाणा प्रदेश में इंडस्ट्रियां लगी, सुख सुविधा, उनको स्ट्रक्चर, उनको सब कुछ देने का, टैक्स में डिबेट भी देने का, इलेक्ट्रिसिटी में डिबेट देने का, रिबेट देने का हम लोगों ने काम किया, सरकार ने काम किया, चाहे वो पहले की सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार रही हो। इसमें फिर इनको तकलीफ क्या है आरक्षण देने? क्या हरियाणा के लोगों में क्या वो कैपेबिलिटी नहीं है जो काम नहीं कर सकते है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, गुप्ता जी शायद मुझे जानते होंगे अच्छे से, मैं एक बताना चाह रहा हूं कि जितने भी इंडस्ट्री बाहर के भी हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस ये देते हैं कि वो उनके इलाके का आदमी हो। मैं देखा इंडस्ट्री के अंदर ये, और आज से नहीं पहले से देखता रहा हूं, मेरे रमन साथी बैठे हुए हैं, 100% ये कि जो मान लो यूपी का आदमी यहाँ पे फैक्ट्री लगाता है या महाराष्ट्र को आगे लगाता है, बाहर के लोग आते हैं, जो हाई टॉप मैनेजमेंट होती है उनकी शायद वो अपने साथ ही लेकर आते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हरियाणा के लोग 50 हमारे 75 का आरक्षण में आते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री को तकलीफ होगी। बाकी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं 1 महीने के अंदर रिजल्ट 1 महीने के सामने आना है, सरकार ने कानून बना दिया है, और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री वालों को भी किसी तरह कोई परेशानी ना होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना। गवर्नमेंट देखिए ऐसा नहीं होती किसी को जोर जबरदस्ती कर रही है, एक सुझाव दिया गया भी अगर ऐसा होता तो, और एक स्लैब दी है 50,000 तक के नीचे कार्य का जो वो आदमी है नौकरी करने में है तो उसको दिक्कत नहीं है, कर सकता है। तो ये तो हरियाणा के लोगों की खुशी की बात है। मैं एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे हरियाणा की जितनी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है सबको सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा आप ये समझा दीजिए कि जब आज आप लोगों ने कहा सुप्रीम फैसले के बाद कि ये बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत कैसे हुई? क्योंकि अगर कोई उद्यमी चाहे तो वो नहीं भी देगा, जिनको आपत्ति थी, जो अदालत गए, जिन्होंने अदालत का दरवाजा नॉक किया और वहां से स्टे लेकर आए,
आज स्टे हट गया है, लेकिन इस फैसले के साथ कि आप उन इंडस्ट्रीज पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते जो इस आरक्षण को लागू नहीं कर रहा है, तो ये क्या विन विन सिचुएशन सभी के लिए नहीं है? आप केवल अपनी जीत क्यों बता रहे हैं? नहीं, कोई सिचुएशन नहीं है। मैं कहता हूँ सरकार ने जो कानून बनाया, अब देखिए हाई कोर्ट क्या आदेश देता है, सरकार का जो कानून है हमने बनाया 75 आरक्षण हम देकर रहेंगे, ये हमारी बात है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पर सबको विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है क्या नहीं, ये तो आने वाले महीने की बात है, लेकिन हमने हरियाणा के हित के बारे में बात की है। नहीं, अच्छी बात है ना, आप अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो वो हो, ये तो हम भी चाह रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा कर रही है सरकार तो बोल, लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं कि ये बड़ी जीत है, इसके लिए आपने 4 हफ्ते का इंतजार नहीं किया, अभी इसकी संवैधानिकता पर फैसला आना बाकी है। ये छूट दे दी गई है इंडस्ट्रीज को कि अगर आप चाहे तो लागू करें, नहीं चाहे तो सरकार आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती है, ये आप लोगों को कहा गया है, तो फिर ये आपकी अकेली जीत कैसे है? मैं बताऊं, ये महीने के लिए बोला गया है ना, अगर जब सरकार ने कानून बना दिया तो आप महीना तो 1 महीना हम तो कर लेंगे इंतजार, क्या कौन मना कर रहा है? हाँ। जब तक हमारी जो कार्रवाई हम कर लेंगे, भाई इंडस्ट्री की सारी हम रिपोर्ट मंगा लेंगे, कौन इंडस्ट्री में कितने आदमी हैं, 10 से ज्यादा आदमी जो इंडस्ट्री वाले हैं उन्हीं पे थे, तब हमारा होमवर्क हम पूरा करेंगे, लेकिन हरियाणा हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आनंद बियानी जी, एक्चुअली ये जीत या हार का विषय नहीं है। बेरोजगार युवाओं के, जो कि हरियाणा नंबर 1 हाल पूरे देश के अंदर, अगर ये कानून लागू हो जाता है तो जो बेरोजगार युवा है उनके भाग्य की जीत है, मैं तो ये बात कहूंगा। और मैंने पिछली डिबेट में भी एक बात कही थी, इंडस्ट्री वालों को भी बिठाकर और एक्सपर्ट्स को भी बिठाकर और अदर पार्टियों के लोगों को बिठाकर एक मीटिंग करनी चाहिए और एक ऐसा रास्ता जिससे हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दूर हो सके, इस प्रकार की स्थिति सरकार को बनानी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना रहे और ना ही किसी इंडस्ट्री वालों को या अन्य व्यक्ति को कोर्ट में जाने की जरूरत करे। कि कोर्ट में भी यही बात है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, अभी सभी को बिठाकर एक समावेश बनाकर इस कानून को लागू किया जाए। तो किसी व्यक्ति विशेष की या सरकार की जीत नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये जो बेरोजगार हमारे साथी है उनके भाग्य की जीत है अगर ये कानून लागू होता है। ठीक है, रमन शर्मा, ये एक नई शुरुआत है और हरियाणा ने इसमें लीड ली है। 75% इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाएगा, इसमें बहुत मेहनत चाहिए, ईमानदारी चाहिए और आपको उतने बच्चे जो हैं वो स्किल्ड बनाने होंगे। आपका जो ITI का जो कार्यक्रम है वो इसके साथ कितना फिट बैठता है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ आपका समन्वय क्या है, ये सारे मुद्दे आएंगे, अभी काफी टाइम है। सबसे समन्वय तो यही पता चल गया ना सर कि अदालत चली गई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। नहीं, अदालत चले गए। अदालत ने भी एक चीज बहुत बढ़िया बोली है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कोई नहीं है आरक्षण का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और जब आगे हियरिंग होगी उसके अंदर ये चीज आएगी। दूसरी चीज, अगर मेरी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है गुड़गांव में और मैं अपॉइंटमेंट करता हूं इंदौर के अंदर और बाद में उसको मैं यहाँ ट्रांसफर करके ले आता हूं, तो क्या ये एक्ट मेरे ऊपर लागू होगा? नहीं होगा। उस स्थिति में क्या होगा? या कल को मैं निकालता हूं तो क्या मैं 75-25 की रेशो में निकालूंगा? मेरे को यहाँ का बच्चा चाहिए जिसको मैंने बॉम्बे में लगा रखा है, तो क्या मैं उसको निकाल सकता हूँ? ये बहुत पेचीदगियां अभी, इसके ऊपर बहुत काम होना बाकी है। पर एक चीज तय है, अगर इसको ढंग से इस्तेमाल किया, ये पूरे इंडिया में धीरे धीरे लागू होगा और आपको लोकल लेवल पे जो भी आपकी सरकार होगी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में और इससे रोजगार जो है वो आपको समझ में आएगा। गुड़गांव में अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो यहाँ पे जो एजुकेशनल हब है या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक चीज का पता रहेगा, मेरे को इस सेक्टर के अंदर जॉब मिल सकती है इस एरिया में इस सैलरी के ऊपर, ये बच्चों को पहले से पता होगा। पर उसके लिए हमारे को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, क्या आपके पास जींद के अंदर या सिरसा के अंदर या फतेहाबाद के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप वहां पे उनको वो रोजगार दे देंगे? वहां तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, तो आप कहां से वो लेके आएंगे? वहां पे जो नॉर्मल कॉलेजेस है वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। तो ये जितनी समस्याएं, क्या इसकी सरकार ने स्टडी की है? पर स्टेप बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है, इसके लिए मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिम्पल जी,
मैडम दोबारा जुड़ जाऊंगी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, जरा देखिए ऑडियो में क्या दिक्कत है। डीपी कौशिक साहब आप जवाब दे दीजिए। नहीं अनामिका, मुझे लगता नहीं दिक्कत कहां पे आने वाली है। स्थानीय रोजगार आज भी मैं मानता हूं, जहां पे जींद जैसे हमारे भाई साहब जिक्र कर रहे थे अभी, जींद का या सरसा का है, वहां की इंडस्ट्री नहीं है। वहां मैं कहता हूं गुड़गांव आदमी तो वहां जाकर जॉब नहीं कर रहा ना, ऑलमोस्ट क्या है कि लोग वहीं के आसपास के ही हैं। ठीक है, मेहनत करने की जरूरत है, सरकार की इच्छा बड़ी शक्ति खूब ज्यादा है काम करने की, और जो कानून हम लेकर आ रहे हैं वो प्रदेश के हर इस युवा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेहनत करेंगे, अच्छे से लागू करेंगे कानून को। और ये हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, हमारी लड़ाई ये हर उस युवा के लिए है जो आज हरियाणा प्रदेश में अपना आपको ऐसा महसूस करा कि मेरे रोजगार की जो हमारे जो उद्यमी नाराज है, जो अदालत तक गए, जिसकी वजह से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए जिसकी वजह से सुप्रीम सुनवाई हुई, उनको कैसे मनाएंगे? मना रहे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बात करें, सभी एसोसिएशन से पहले भी बात की थी। ठीक है, एक इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक ही थोड़ी, फरीदाबादी थोड़ी है, पूरे हरियाणा में केवल फरीदाबाद ने याचिका नहीं लगाई है, लगभग रमन शर्मा जी लगभग 12 याचिकाएं लगी। उसके अंदर ये ना उस चीज पे आ नहीं रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस पे उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री सबको बुला के बैठ के बातचीत कर लिए, और मैं वादा कर रहा हूं आपको इस 1 महीने के टाइम के अंदर सारी इंडस्ट्री से खत्म करके। कहा था, देखिए बात हो रही है यहाँ पर, कोई बहस नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है। इस सरकार क्या काम कर रही है वो प्रदेश की आवाम को पता चलना चाहिए। उन युवाओं को ये पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं 75% आरक्षण को लेकर। सुप्रीम सुनवाई के बाद भी ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, आप इसे मानिए या मत मानिए। ठीक है, अगर मैंने ये भूमिका में भी कहा था, एक उद्यमी हूं जिसको आपत्ति है आपको इस 75% आरक्षण वाले कानून से, और मैं ना चाहूं तो मैं अभी नहीं लागू कर सकती हूं। मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने ये हक दिया, अभी 4 हफ्तों तक मैं ऐसा कर सकती हूं। उसके बाद इसकी संवैधानिकता पर हाईकोर्ट से क्या फैसला आएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से, तब हम बैठकर एक बार फिर बात कर सकते हैं। लेकिन उन 4 हफ्तों का आपने वेट नहीं किया, आपने कहा ये हमारी बड़ी जीत है, आपने पहले ही मतलब फैसले को मान लिया कि वो आपके हक में आने वाला है। अच्छा है, अगर आप पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसे कुछ लोग एरोगेंस के तौर पर भी देख रहे हैं। अब भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, आज उन्होंने शायद 10वें दफा ये कहा, इससे पहले 10वीं बार वो कह चुके हैं कि ये हरियाणा के युवाओं के साथ बड़ा धोखा है, आप ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, आप केवल माहौल बना रहे हैं। आप क्या वाकई माहौल बना रहे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ, अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेचारा खबरों में कुछ तो बोलेगा ही ना, अब उनके पास बोलने का बचा क्या है? जो चीजें सरकार की है उन्हीं के बारे में बोलेंगे ना। सरकार अच्छे काम कर रही है तो भी उनको कमी निकालनी है, क्योंकि पिछले 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं सोचा होगा इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए। इनके एजेंडे में देखो ना, इन्होंने क्या नहीं किया था, एजेंडे में नहीं लिखा था क्या? ये भी तो अपना एजेंडा जब लेकर आए थे सरकार का, हम ये चीजें करेंगे, तो उसमें इन्होंने नहीं दिया आरक्षण का, हुड्डा साहब ने नहीं दिया था क्या? नहीं कौशिक, हमने कर लिया। नहीं हमने पहल कर दी, हुड्डा साहब को मतलब तकलीफ होगी इस बात को, या वो ये कहते हैं भाई नहीं ये कानून लागू नहीं होना चाहिए, कवाइए हुड्डा साहब से। मैं मानता हूं हुड्डा साहब, हरियाणा प्रदेश की जनता फिर इनको जवाब देगी ना। कोई भी पक्ष कहे, कोई तो आके बोले नहीं कानून ठीक नहीं है। ये लड़ाई लड़े अपनी, हमने आपसे फिर भी मैं सरकार के माध्यम, आपके माध्यम से बोल रहा हूं, मैं उन हरियाणा प्रदेश के हर युवा के साथ हूं जिनको ये हक मिलेगा, और हरियाणा प्रदेश की सरकार उनको दिला अभी आनंद बियानी जी बैठे हुए हैं, हमने ही कहा कि 1 महीने का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये कहा है कि हम युवाओं के रोजगार के पक्ष में हैं, लेकिन आप देंगे नहीं, आप केवल माहौल बना रहे हैं। वो ये क्यों नहीं देंगे? क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? किससे लड़ाई? हम लड़ रहे हैं ना, सरकार लड़ रही है लड़ाई। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो यूपी बिहार की आप लेबर को मान के चलिए, उनकी लेबर कॉस्ट कम है, और यहाँ का जो युवा है नहीं चीज ये आ रही है ना, आपने कैलकुलेट नहीं किया, क्या बात कर रहे हो आप? रमन जी, ये आप कह रहे हो कि कैलकुलेट नहीं करता, क्यों? हरियाणा प्रदेश के लोग बेवकूफ है क्या? हरियाणा प्रदेश के लोग बेवकूफ है क्या? ये आप कह क्यों कैलकुलेशन नहीं करेंगे? बताइए मुझे। नहीं तो आप समझ रहे हो ना कि हरियाणा प्रदेश की वहां की लेबर सस्ती है, क्यों? हरियाणा प्रदेश के लोगों को मतलब क्या दिक्कत है काम करने में? करेंगे ना युवा? नहीं, काम करने में कोई दिक्कत तो फिर नहीं दिक्कत क्या है? वो अपनी आप उनको मोटराइज कीजिए ना, बोलिए हाँ कीजिए आप लोग काम को, करेंगे ना मांगते हैं। ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए जिसको बेरोजगार हो काम करेगा। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आनंद बियानी जी जवाब दीजिए। सरकार की कितनी आप कुछ कह रही है, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक ठीक से एक सेकंड रोक रही आनंद जी। रिम्पल जी आप अपनी बात रखिए जरा, देखें तो सही आवाज आ रही है कि नहीं। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी बात करिए है कि यूपी बिहार की ये कहना चाहते हैं कि लेबर सस्ती है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, उद्यमी है तो आपको पता होगा कि मिनिमम वेज तो सबको ही पे करना पड़ता है। आप मिनिमम वेज से नीचे थोड़े भी यूपी बिहार के लेबर को पे कर दीजिए, और अगर आप उस वेज पे है तो आपको क्यों लगता है कि हरियाणा के लोग उस पे काम करेंगे?
ये आप अपनी तरफ से मत लगाइए ना, ये खुद से ही आप लगाए जा रहे हैं। वो उनका विश्लेषण है, एक सेकेंड, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो उनका विश्लेषण है और मुझे लगता है कि उनके विश्लेषण पर आपको जवाब देना चाहिए। आरोप नहीं लगा रहे वो उनका विश्लेषण है, वो उनका काम है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई भी कह रहा है तो मेरा है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं इसका जवाब दूँ। और इसका जवाब मेरी तरफ से यही है कि किसी को भी जब आप एम्प्लॉय करते हैं तो स्टेट के हिसाब से मिनिमम वेज एक्ट ऑलरेडी है, एक मिनिमम वेज आपको देनी पड़ती है, उस वेज से नीचे आप नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती है, ये एक्ट ऑलरेडी तय कर चुका होता है। तो ये कयास नहीं लगाने चाहिए हमें। अगर जॉब हरियाणा के हमारे यूथ को दी जाएगी, ऑब्वियसली वो करेंगे। राजेश गुप्ता जी जवाब दीजिए इसका। राजेश जी बोलिए। ऐसा है, किसी भी स्टेट का रिजर्वेशन ये कहीं पर भी लागू नहीं होता है। हेलो, बोलिए सर, हम सुन रहे हैं, बोलिए जी। जैसा इन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं में काबिलियत नहीं है या इंडस्ट्री ऐसा सोचती है कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी सोच कहीं से इंडस्ट्री की नहीं है। उद्योग किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं चाहता है। ना तो हम कहीं से आदमी को साथ लेके आते हैं, ना ही ऐसा कुछ सोचते हैं कि हरियाणा के युवा को नहीं रखना। ऐसी सोच कोई नहीं है। अभी दुष्यंत जी से भी बात हुई थी, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, सभी गुड़गांव की एसोसिएशन आई थी, तो वहां पर भी उन्हें कह दिया गया था और बता दिया गया था कि इंडस्ट्री इसको कदापि नहीं चाहती है, इस तरह के कानून को, जिससे कि मैनेजमेंट कंट्रोल इंडस्ट्री का सरकार के पास इनडायरेक्ट रूप से चला जाए। हम लोग हरियाणा के युवाओं को जरूर चाहते हैं कि वो रोजगार करें और उनमें पूरी काबिलियत है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि काबिलियत नहीं है। रुक जाइए, रुक जाइए डिप्टी कौशिक साहब। ठीक, नहीं सर, यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, अगर डिप्टी सीएम से ये बात हुई है आपकी कि कहीं से भी आप ये नहीं चाहते कि हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल इनडायरेक्ट वे में सरकार के पास चली जाए, तो क्या कहा उप मुख्यमंत्री ने? कुछ तो उन्होंने आश्वासन दिया होगा। मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने यही आश्वासन दिया कि आप जैसे बदलाव चाहते हो, सरकार बदलाव करने को तैयार है। तो हमारा यही सुझाव था कि बदलाव इसमें बहुत ज्यादा आप कर नहीं सकते और हो नहीं पाएगा जैसा आप चाहते हैं कि 75% रिजर्वेशन हो। आप ये कहें कि 5-10% रिजर्वेशन है, चलिए वो चीज को हम लागू करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हम इंडस्ट्री के लोग मिलजुल कर हरियाणा के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए सेंटर में सहयोग कर सकते हैं, वो सब कार्य हम कर सकते हैं। परंतु यदि आप कहेंगे कि 75% सिर्फ युवा हरियाणा का हो, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि एमएसएमई का सबसे पहले समझने की बात यह है कि एमएसएमई का जो रिटेंचमेंट पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। कुछ समय के बाद एम्प्लॉय जाना शुरू कर देते हैं और चेंजिंग होती है उसमें 2-4-5 साल में ऑटोमेटिकली 75% में हो जाएंगे। आज यदि कोई कारीगर चाहिए, उसके लिए मुझे अगर इंतजार करना पड़ेगा, तो एमएसएमई उसको नहीं उसको सहन कर सकती, क्योंकि उसकी लॉसेस को बर्दाश्त करना, ऑर्डर्स का लॉस बर्दाश्त करना एमएसएमई के बस का नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी ने हालांकि बात बहुत ध्यान से सुनी, समझी, लेकिन शायद उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो ना चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। रिम्पल सोई, क्या राजनीतिक मजबूरी है? देखिए, राजनीतिक हरियाणा के नेता हैं, तो हरियाणा के युवाओं को नहीं, ठीक है, मैं जेजेपी से जवाब ले रही हूँ। राजेश जी, रिम्पल सोई बोलिए। ये एक एम लेकर दुष्यंत जी आगे आए थे। डिप्टी सीएम साहब इसको अपना एम मानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो हरियाणा के युवाओं को दिया जाए। और मैं ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से और भी जो मीटिंग हुई है और उसके बाद कुछ चीजें उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी करी गई है, कहीं ना कहीं पे वही एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर जी। हमारे साथ राजेश गुप्ता वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपने सुना उनको? मैं डिप्टी कौशिक जी आपके लिए भी सवाल छोड़ रही हूँ जो उन्होंने पूछा था। रिम्पल सोई, इस बात का जवाब दीजिए कि सरकार के हाथ में इनडायरेक्ट वे में हमारे मैनेजमेंट का कंट्रोल चला जाएगा, हमें बर्दाश्त नहीं है। नहीं, देखिए, बहुत ही आप मेरा लॉ का स्कोप तो देखिए, स्कोप है सिर्फ 30,000 से नीचे की नई जॉब वैकेंसीज के लिए। एमएसएमई को कुछ नई एमएसएमई जो भी आएंगी उनको टाइम ड्यूरेशन
उसके बाद शुरू करिए, ताकि जो शुरू का एक टेस्टिंग पीरियड होता है, जो एक बिजनेस को हम भी समझते हैं अनामिका जी कि बिजनेस को चलाने के लिए बहुत कुछ मेहनत लगती है और बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से कुछ एक टाइम ड्यूरेशन का भी दिया गया है उनको छूट, और साथ ही में ये छूट भी दी गई है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर दाज नहीं गिरेगी। ये जो लॉ है सिर्फ आने वाली वैकेंसीज के लिए। डीपी कौशिक जी, नहीं बिल्कुल वो मुझे पता है, हर्फ दर हर्फ पता है आपका कानून क्या है, वो आप ठीक कह रही है। डीपी कौशिक जी, ऐसा क्यों लग रहा है राजेश गुप्ता को कि आप उनका मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं डायरेक्ट वे में? अनामिका जी, मैं राजेश गुप्ता की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उन्होंने ये सोचा भी कैसे? अगर 30,000 से नीचे का एम्प्लॉई है तो क्या वो मैनेजमेंट में चला जाएगा क्या, या सरकार उसको इनडायरेक्टली अपना कब्जा करना चाह रही है? ये कैसे सोच सकते हैं बताइए मुझे। आप चाहते हैं ना कि खाका, अरे सर बात तो समझिए उनकी, शायद आप समझे नहीं। मैं समझ गया। नहीं, मैनेजमेंट में चला जाएगा वाली बात नहीं है, मैनेजमेंट के पोस्ट की बात नहीं कर रहे। वो किस बात का ये बताइए? वो ये कह रहे हैं कि नई वैकेंसी पर आप चाहते हैं कि हम 75% 30,000 की कैपिंग वाले जॉब दे दें 75% लोगों को, यानी अगर 100 वैकेंसी निकल गई है 30,000 से नीचे तो 75 हरियाणा के युवा होने चाहिए, ये ना। वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें आपके पोर्टल पर तमाम चीजें डालनी होगी, आपको ये सारी जानकारी देनी होगी कि हम कितनी वैकेंसी साल में निकाल रहे हैं, महीने में निकाल रहे हैं, हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं, किसको कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो ये जो उनका मैनेजमेंट कंट्रोल है ये आप करेंगे इनडायरेक्ट वे में, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? हाँ, देखिए मैं बात को समझ रहा हूँ। हमने सर्विस के जॉब के बारे में किया है ना। अगर एक एम्प्लॉय की ESIPF ये क्या पहले कानून नहीं है क्या? 10 से ऊपर जो ESI के क्या ये डाटा नहीं देते राजेश गुप्ता जी? इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में मैं भी मेंबर रहा हूँ, क्या जब सर कोई भी इंडस्ट्रियल वाला डाटा नहीं देता क्या? इसका हम डाटा चोरी करते हैं। राजेश जी देना चाहिए इनको सारा। जब आप सर एक क्विक रिएक्शन लेकर आ रही हूँ मैं, तकलीफ क्या है पूछ रहे राजेश जी, कैसे जाएगा मैनेजमेंट कंट्रोल? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार कंट्रोल कर रही है? देखिए, जब हम एक तरह से जब 75% हरियाणा का युवा या किसी भी प्रदेश का मेजोरिटी हो जाती है, MSME इंडस्ट्री में लेबर एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जिसमें मैनेजमेंट को जो फैक्ट्री चलाने के लिए लेबर का सहयोग बहुत जरूरी होता है। जब किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी चीज की अत्यधिक अवस्था हो जाती है तो मैनेजमेंट कंट्रोल चला जाता है। और कल को यदि हम इंडस्ट्री में, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, MSME का रिटेंचमेंट पीरियड कम है, 3-4 साल में बदलाव जरूरी हो जाता है। अपने आप लोग चले जाते हैं, आ जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनको अपने गांव जाना है, वो 6 महीने की छुट्टी चले गए तो हमें दूसरा आदमी रखना पड़ता है। कल को हमारे ऊपर ये प्रेशर लाएंगे कि आप हमारा आदमी रखिए, आप फलां युवा को रखिए, आप फलां युवा को मत रखिए, हम उसको किस किस बात का जवाब देते रहेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा एक व्यवसाय, हमारा निजी व्यवसाय है जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारी है, उस व्यवस्था को चलाने का जिम्मा हमारा है। क्या मैं सरकार से ये कह सकता हूँ कि सरकार हमारे हिसाब से मंत्री चुन ले या IAS ऑफिसर ब्यूरोक्रेट को हमारे हिसाब से रख ले इंडस्ट्री की सुविधा के हिसाब से? क्या सरकार उसको मानती है? मैं कहता हूँ कैबिनेट के अंदर इंडस्ट्री के इतने लोग होने चाहिए और मेरी चॉइस के होने चाहिए। तो क्या सरकार को मंजूर है? क्या IAS ऑफिसर लॉबी के अंदर ये मंजूर है कि 75% हरियाणा के IAS हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं हो सकता? इनकी बातें आपने सुनी और इससे पहले ऐसा साउंड कर रहे थे जैसे कि हम पहले ही सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सरकार हमारे लिए एक एक्स्ट्रा क्लास ले आई तो कितना लिखा पढ़ी करेंगे? नहीं, इसकी तैयारी सरकार ने की नहीं है। जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना है, एक इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहां पे जो 30,000 का ये बार बार बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि एक फिटर की उस इंडस्ट्री के अंदर क्या कॉस्ट दी जा रही है। हो सकता है टाटा वाला 6,000 रुपए देता हो, बिरला जो है वो 4,000 रुपए दे रहा हो, और उससे छोटे वाला नॉन ब्रांडेड जो है वो 2,000 रुपए दे रहा हो। ये एग्जांपल है, ये जो लेबर लॉज है मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करते हुए बात कर रहा हूं। अब एक जो नॉन ब्रांडेड है उसके पास 20 आदमी काम कर रहे हैं और उनको उसी सिस्टम में चलाना है। अब ये चाहें कि उनको 30,000 रुपए दे दो, या उनके पास जो लोकल मैक्सिमम 30,000 तक वाली जॉब की बात है। वेजेस फिक्स है। अगर आप किसी को 6,000 दे रहे तो उसको 30,000 नहीं 30 क्या वेजेस फिक्स है, जो 6,000 नीचे कैसे देगा आदमी? 20 आदमी इंटरव्यू देने आए, सैलरी ये तय नहीं करेंगे इन्होंने, तय ये किया कैपिंग की है इन्होंने, एक ऊपर से ढक्कन लगा दिया है कि नई वैकेंसी में 30,000 तक की नौकरियां 75% में दे दीजिए। सैलरी इंटरव्यू देने वाला और लेने वाला तय करते हैं।
अब उसमें जो डिमांड है, लोकल जो हमारा आदमी है वो सैलरी रमन जी, आपसे ज्यादा मांग रहा है। रमन जी, कैसे एक मेरी बात, बात मान लो कोई बिल्कुल। जिसका हेल्पर लगना है, नहीं तो रुकिए, उसका तो मुझे वेजेस फिक्स है ना, समझ इससे में नीचे आ रहा है वो नहीं दे क्या सकते। कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उनकी पूरी बात होने दीजिए। रमन साहब ये कह रहे हैं कि अगर मुझे 30 से ऊपर चाहिए तो मेरे लिए आपके इस लॉ का कोई फायदा नहीं है ना। आप 75% लाए, मैं हरियाणा की युवा हूं लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो नौकरी। मेरी जो काबिलियत है, मेरी योग्यता है 60, 70, 50, 60 हजार वाली है, उससे ज्यादा वाली है, तो आपके इस लॉ का मुझे फायदा नहीं हुआ। रमन साहब शायद ये कह रहे हैं। मैं 25 की बजाय मैं 31 की स्लैब कर देता हूँ, उसमें सरकार से तो मैं बाहर हो गया ना, उसके नीचे आ गया। वो जो 6,000 7,000 का गैप है वो तो इनके हाथ से निकल गया। अब उस लेवल पे कितने, उस इंडस्ट्री में कितनी रिक्वायरमेंट है, आपके पास ये डेटा नहीं है। इंडस्ट्री जो मांग रही है, यहाँ होमवर्क नहीं है। हाँ, नहीं नहीं है तो बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। सरकार ने क्लियर किया, सरकार ने ये कहा है, आनंद जी सुनिएगा, इनके बाद आप ही के पास आऊंगी। सभी इंडस्ट्रियल, सब इंडस्ट्रीज को ये बोला गया, भाई आप हमें डाटा दीजिए, आपके पास कितने एम्प्लॉय टोटल, ठीक है, नई वैकेंसी, आप कितनी वैकेंसी हायर करना चाह रहे हो, आप ये डाटा दीजिए हमारे को। तो उसमें बुराई क्या है? सर ये तो इंडस्ट्रियल बोलेगी ना, भाई हमारे को मान लो 50 आदमी भर्ती करने हैं, और उनका स्केल आपका 10,000 से 20,000 तक है या 25,000 तक का, तो उस पर तो 75% आरक्षण मांगा है, इसमें क्या बुरा है? तेजी है, बताइए मुझे। मेरे पास 40 आदमी है, कल को मंदा होगा मेरे पास 20 आदमी तो कम होंगे ना, कौन मना कर? बाबू उठ के तो ये डॉक्टर बोलेगा देगा कि ना? आप 40 आदमी दो। नहीं, कैसे नहीं बोलेंगे? नहीं, कानून में क्या, सरकार ने ये कहा, अरे सर ये बोला सरकार ने, आपके कितने एम्प्लॉय आपको जरूरत है, आप सरकार ने बोला है, ये थोड़ी क्या है 100 रखो, जिस इंडस्ट्री को मान लो 20-25 रखनी है तो उसने बोला भी आप उसी हिसाब से रखो। इंडस्ट्री की आज की सिचुएशन ये आपको बताओ 10 से ऊपर एम्प्लॉय, 10 जिससे एम्प्लॉय जिस फैक्ट्री में है उसी को ये बोला सरकार ने। ये तो यानी एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि कैसे पता चलेगा? अरे भाई डाटा तो फिर भी देना पड़ता है, इंडस्ट्री हर इंडस्ट्री को देना पड़ता है कि हमारे पास एम्प्लॉय, इसका मतलब एम्प्लॉय इंडस्ट्री चोरी कर रही है। अगर 10, मैंने बात पहले भी जिक्र किया, 10 से ऊपर है तो वो एएसआई के अंदर आता है, तो क्या इंडस्ट्री उनको देती नहीं, क्या भर्ती नहीं उनकी एएसआई? सर ये बार आप चोरी की जो बात मैं ही कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लेकर है, तो नहीं करता, नहीं करते कोई, नहीं मैं कहता कोई इंडस्ट्री वाला करता नहीं ऐसी बात। 75% आरक्षण के बाद ही थोड़े ना दिखा सर। नहीं दिखा कि नहीं दिखेगा, सरकार सवाल केवल आपकी तैयारियों को लेकर हो रहा है कि क्यों हुड्डा साहब बार बार कह रहे हैं कि मंशा ही नहीं आपकी, आप धोखा कर रहे हैं। आप वहां पे अपना होमवर्क बता दीजिए ना कि हमने फलाना काम किया, ये थोड़ी नाराजगी रही इसलिए हाईकोर्ट से स्टे लगा, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटवा के ले आए। हुड्डा साहब से पूछो ना, हुड्डा साहब ने क्यों, बताइए हुड्डा साहब क्यों देना चाहते थे, पूछिए उनसे, उन्होंने भी अपने उसके अंदर लिखा था क्यों देना चाहते थे, बोले ना सर, एक एक करके प्लीज। कौशिक साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आज के दिन हरियाणा में 30,000 नीचे के कितने एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसका आंकड़ा वो इसी डेटा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि डेटा तैयार किया, नंबर कितने, कितना आपको मिनिमम फिक्स किया है? अगर आपको नंबर नहीं पता, आप नंबर बातें कर रहे क्या हो, बात करो, नंबर क्या नंबर चाहते हो आप बताइए? नंबर बताओ आज कितना है? सरकार दे रही, मांग रही है ना, देंगे इंडस्ट्री वाले देंगे, सरकार ने बोला ना पहले ही। आपने तैयारी नहीं की ना? अरे बात अभी आपने ये आगे पूरा कानून नहीं पढ़ा, आपने ये बात हुई है। अरे सर ये बोला गया है जितनी इंडस्ट्री अभी आएंगी और जो पहले आई हुई है उनको सारी डिटेल देनी पहले देगी। बोले दीजिए आनंद जी। सरकार की नीयत कितनी साफ है या सरकार की नीयत में खोट है? क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत अपने घर में कुछ व्यक्ति करता है तो उसमें लगता है कि उसमें सच्चाई है। सरकार के कई विभागों में इतने पद खाली पड़े हैं और 50,000 से कम युवाओं को अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं किसी विभाग में ले लगाया गया। सरकार समय से काम करना नहीं चाहती, बहुत युवाओं को रोजगार देना चाहती है और किस प्रकार की बातें करके, क्योंकि जो उल्टा बात भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार की बातें करके युवाओं को गुमराह करना और आम जनता को गुमराह करने की वो बात कर रहे हैं। लाइफ आज की जो स्थिति है, जो नई जो अपॉइंटमेंट होगी उसको 75% की है। जब उद्योग ही नहीं रहे, उद्योग को लगातार पलायन करने का नहीं है, उद्योग ही नहीं लगेगा तो कहां से 75% युवा वहां से लग जाएंगे? क्योंकि सरकार ने किसी प्रकार के उद्योगपतियों को कोई रियायतें नहीं दी, ना तो उन्होंने जीएसटी में रायती दी, ना कोई माल में रायती दी, ना कोई दूसरी में रायती दी, ना कोई और अन्य तरह की रिबेट दी। तो किसी प्रकार कहाँ से लाएगा? किसी उद्योगपति के पास युवा नहीं है। मेरे खुद के पास स्टाफ के अंदर 50% से ज्यादा युवा हरियाणा के हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छे बच्चे मानता हूँ। तो बहुत ही मदद तहजीब के मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ कौशिक साहब से। एक सवाल और पूछ लेती हूँ। 4 हफ्तों के बाद अगर इस 75% वाले कानून की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हक में फैसला दे दिया
या अंततः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार के अंत में हक में फैसला दे दिया, या अंततः सुप्रीम सुनवाई की फिर जरूरत पड़ी, वहां से सरकार के हक में यह फैसला आ गया, तो आप लोग करेंगे? राजेश जी सर, अगर 4 हफ्तों के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इसकी संवैधानिकता को देखते हुए 75% आरक्षण कानून पर सरकार के फेवर में फैसला सुना दिया, तो क्या करेंगे आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हमें मानना तो पड़ेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि उसके अंदर उद्योग का पलायन होगा और डेफिनेटली पलायन होगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये कौशिक साहब, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आनंद बियानी की बात को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात को बल मिल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मिल रहा। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ रूपता जी, हरियाणा के प्रदेश के युवाओं पर आप उंगली उठा रहे हैं। आपने खुद कहा मेरे यहाँ 50% लड़के मतलब हरियाणा के अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर आपको आप सीधे सीधे कह दीजिए ठीक है हमें सरकार के साथ काम करने में मजा आएगा। क्या दिक्कत आ रही है आपको? और आप जिस बात की कर रहे हैं, हरियाणा सरकार कितना IMT हरियाणा सरकार डेवलप कर रही है, क्या आपको वहां छूट नहीं दी जाती? क्या आपको रिबेट में भी, टैक्सेज में भी, मतलब लाइट में भी, हर इलेक्ट्रिसिटी हर चीज में आपको रिबेट दी जाती है कि इतने सस्ते रेटों में। मुझे पता है मानेसर क्या 1200 रुपए मानेसर कट रहा था, मानेसर लाख रुपए गज जगह हो रही है, तो सरकार क्या करेगी बताइए? याद होगा ना आपको, तो शायद मुझे याद है क्योंकि मेरी भी इंडस्ट्री वहां पे है। 1200 रुपए मानेसर कटा था, 1200 रुपए मीटर के हिसाब से। कितनी सस्ती जमीन देगी सरकार? और सरकार देखिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जो हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए जो रोड मैप वो बनाया उसके लिए सरकार अपनी हद तक लड़ेगी और यह हक उनको दिला करेगी। आनंद बियानी जी, कि 1200 रुपए में जगह दी थी, कौन सी सरकार ने दी थी? वो हमारी सरकार ने दी। हाँ, वाह 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 वाह। अरे आपने लाख रुपए कर दिया कौशिक साहब, गलत बात है, बंद कर दी। हाँ। कितना चोर के ले गए थे यहाँ से चोरला साहब? अरे होंडा वाला से पूछो ना, उद्घाटन किया था, कितना ले गए थे? बोले दीजिए, आपने बटेर दिया। कितना ले गए थे बताइए मुझे? आपने बटेर दिया उनके हाथ में, बताइए एक बार, तुम्हारी सरकार कितने ले गए? अरे प्रभु बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना। हमने इंडस्ट्रीज वालों को प्रोत्साहन दिया कि यहाँ पे मैक्सिमम इंडस्ट्री लगे, उनको उनको जमीनों को जमीनें दी, उनका बिजली के रेट कम किए और अन्य सुविधाएं हमने दी। आपने कौन सी सुविधा दी? कौन से ऐसे काम किया है जो कौन जाके इंडस्ट्री आएगी? मुझे ये बता दे, मेरे को खाली 5 इंडस्ट्री ऐसे बता दे जो आपको चलिए 5 इंडस्ट्री बता दीजिए कौशिक जी। यहाँ पर आई है, ये बता दो इनको। ठीक है, मैं गिनवा देता हूँ ना। अरे मैं गिनवा देता हूँ। कौन बोल रहे थे? आनंद जी बोल रहे थे, गुप्ता जी बोल रहे थे? आनंद बिहारी जी। आनंद बिहारी जी एक बार झज्जर में आकर देखिए, IMT में देखिए, रिलायंस मेट में आकर देखिए। आपको पता ही नहीं, फिर आप हरियाणा में नहीं रहते। आप हरियाणा में रहते ही नहीं। मैं बताता हूँ कितनी इंडस्ट्री आप गुड़गांव में देख लीजिए। गुड़गांव में इंडस्ट्री नहीं आ रही क्या? अरे भाई मैं रहता हूँ, हर जगह रहता हूँ, मैं पब्लिक में रहता हूँ। आपको पता ही नहीं कितनी इंडस्ट्री आ गया। झज्जर के अंदर 250 इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की रजिस्ट्री मैं टेक्निकल डाटा देता हूँ आपको, पता कर लीजिए। क्या बात कर रहे हो? इंडस्ट्री नहीं आ रही? क्या बात कर रहे हो? चलिए ठीक है, रुकिए रमन शर्मा, रमन जी बोलिए। ऐसा है, इसके अंदर कौशिक साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, जैसे ये जॉब गुरु हो रखे ना, इसमें इन्होंने किसी कॉस्ट की बात की, ना क्वालिटी की बात की, ना जो आगे रोड मैप रहेगा कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, ये इन्होंने आज अंदाजा नहीं लगाया। इंडस्ट्री की अपनी चिंता है, आप उसको सेटिस्फाई कीजिए। कानून अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इनकी तैयारी नहीं है, ये मान नहीं रहे, इनको सिर्फ वोट बैंक दीजिए ना। आपका सुझाव माना जाएगा? रमन जी बोलिए। अरे सर वो तो मैं मांग रहा हूँ सुझाव, मांगिए। कानून ये तो बनाने बोल रहे हैं। आज जो डिस्कशन कर रहे हैं ये उसकी बात है यार। पहले तो आपको जो इंडस्ट्री से आए हैं उनको आप इंडस्ट्री पहले नहीं बैठी थी, ये इंडस्ट्री वाला है क्या? इंडस्ट्री पहले डिस्कस नहीं किया होगा? बहुत सारी इंडस्ट्री है, आपके पास जवाब ही नहीं है यार, आप क्या बात कर रहे हो भाई? ये कानून किस कोच की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कोच बढ़ेगी क्या? आप आरक्षण की कोच बढ़ेगी, मुझे बताइए। में जॉब कैसे बढ़ेगी? इस बात का कौशिक साहब मेरी बात तो सुनेंगे। कौशिक साहब, अरे महाराज रुक जाइए ना, वो उनका विश्लेषण है।
उनको अपना विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए ना अपनी बारे में बोलिए सर, आप अपनी बारे में बोलिए, आप विश्लेषण को चैलेंज कीजिए, साथ कीजिए, ये बोला हमारी कोस्ट बढ़ेगी, रमन जी बोल रहे हैं कोस्ट उनकी बढ़ेगी। बात तो पूरी हो जाने दीजिए। ऐसे थोड़ी होगा कि दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आया कि कौन यहाँ पर पैनलिस्ट क्या बोल रहा है। उनकी बात पूरी होने दीजिए, अभी मेरे पास समय है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सुने बगैर डिबेट को वाइंड अप कर दूंगी। रमन जी बात पूरी करें, कौशिक साहब आ रही हूँ, जरा सुन लीजिए। क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट, इसके ऊपर जब तक सरकार अपना विजन नहीं देगी कि इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और उनको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, एक फेथ क्रिएट होगा और वो इनके साथ काम करेंगे, इनको फायदा होगा। अगर ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है कानून, तो सरकार को फायदा होने वाला है, युवा को फायदा होने वाला है। अगर आप आधे अधूरे में चलेंगे, किसी को फायदा नहीं होगा, एक डर का माहौल बनेगा, इंडस्ट्री यहां से बाहर जाएगी। वैसे ही मंदी के दिन चल रहे हैं, कोरोना से बहुत लॉस हो चुका है, इंडस्ट्री को के साथ इनको खड़ा होना चाहिए, तब जाके जॉब क्रिएट होगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो इस 75% आरक्षण में 30,000 की कैपिंग के साथ ये इंडस्ट्री के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, खासकर राजेश गुप्ता सरीखे उद्यमियों के साथ? ये खड़े हो सकते हैं अगर ये उनके साथ डिस्कशन करें कि आज आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। कर तो लिया उन्होंने, डिप्टी सीएम का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे सुना, उन्होंने हम सबको बुलाया था, हमसे बात की, उन्होंने सुना, लेकिन अंत में ऐसा लगा उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है। जिन्होंने प्रॉमिस किया था 75% आरक्षण को लेकर, अगर राजेश गुप्ता टीवी पर ये बयान दे रहे हैं कि उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी है, रमन शर्मा क्या समझे इसे? इसका मतलब रिम्पल सोई अगर हो तो बताइएगा। इसका मतलब डिप्टी सीएम साहब से कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो उन्होंने राजनीतिक मजबूरी का बॉडी लैंग्वेज के थ्रू उनको एक आइडिया दिया है। होना नहीं चाहिए। अगर मैं डिप्टी सीएम साहब की जगह होता तो मैं उनके वर्जन को मानता कि भाई आपकी चिंता क्या है, आप मेरे को बताइए। आपको कॉस्ट पे दिक्कत है, क्वांटिटी पे दिक्कत है, क्वालिटी पे दिक्कत है, काय पे दिक्कत है, उसके ऊपर हम अपनी तैयारी करके देखो। जो दफ्तर के अंदर बाबू बैठा है उसको धरातल का नहीं पता है, जो यहाँ पे इंडस्ट्री फेस कर रही है मार्केट के अंदर, जो 2 साल हिंदुस्तान के ये निकले कोरोना में, वर्ल्ड वाइड ही निकले हैं, पर इंडिया के अंदर जो लॉसेस हुए हैं इंडस्ट्री को, हमारे को आज उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है रिम्पल जी। जी ऐसा इसीलिए अनामिका जी, इसीलिए मैं बार बार ये दोहराती हूँ और आप भी जानती हैं, यहाँ पर बैठे सब लोग ये बात जानते हैं कि ये बात सिर्फ नई वैकेंसीज के लिए है, कुछ इशू ही नहीं है। जो एग्जिस्टिंग आपके अपॉइंटमेंट्स हैं उसके साथ कोई इशू ही नहीं है। और जहां तक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ बात करने की और डिस्कशन करने की बात है, तो हम हमेशा तैयार हैं उसके लिए। किस तरह की अमेंडमेंट्स ये चाहते हैं, किस तरह से, देखिए एक बात पक्की है कि 75% रिजर्वेशन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अब उसको किस तरह से दिया जा सकता है कि इंडस्ट्रीज भी, इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी हम सेटिस्फाई कर सकें, और साथ ही में ये जो एक हमारा उद्देश्य है, जो हमारा एम है 75% रिजर्वेशन देने का, वो किस तरह से पूरा हो। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट को हम दिखा भी रहे हैं, कई बार पढ़ भी चुके हैं। उसमें वो इसे एक बड़ी जीत बताते हैं आज जो सुप्रीम सुनवाई रही, जो आदेश आया कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई 75% जॉब्स फॉर लोकल के मामले में हमारी फिर से जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून सभी के हित में है और इस पर राजनीतिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। मैं ये आखिरी वाली पंक्ति पे आ रही थी, ये राजनीतिक मंशा से अड़ंगा कौन लगा रहा है, क्योंकि अदालत तक तो उद्यमी लेकर गए आपको, विपक्ष तो अब बयान दे रहा है, वो केवल बयान दे रहा है, अड़ंगा किसने लगाया? जी विपक्ष जो है, इस टाइम पे विपक्ष की एक बहुत ही सकारात्मक सोच होनी चाहिए थी, उनका एक बहुत सकारात्मक हिस्सा होना चाहिए था इसके अंदर। विपक्ष को हमारे साथ में आना चाहिए था और आके उद्यमियों के साथ जब हम बात करें उसमें भी साथ में आना चाहिए था, इस लॉ की डिस्कशन में भी साथ में रहना चाहिए था कि ये एक पॉजिटिव लॉ है। अब हो क्या रहा है कि विपक्ष भी इस बात को तूल दे रहा है कि ये एक नेगेटिव लॉ है, विच इज नॉट ट्रू। आप ये देखिए कि जो विपक्ष है उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशल एरियाज बनाए गए हैं, वो नहीं जानती है एसईजीज के बारे में। वो विपक्ष जो है वो सिर्फ बात करता है कि यहाँ पे पलायन हो रहा है। आप विपक्ष से ये पूछिए कि कौन पलायन करवा के गया है,
और कौन यहाँ पर और इंडस्ट्रीज को बुला रहा है? आनंद बियानी जवाब दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए आनंद। MOU ठीक है रिम्पल जी, आ जाओ। इंडस्ट्रीज के साथ हमारा MOU साइन हो चुका है। ठीक है। फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ MOU साइन अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाकई बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। ये आप ये इंडस्ट्रीज लाने में अगर आप कामयाब है तो केवल 75% आरक्षण ही नहीं और भी रोजगार सृजित हो जाएगा। आनंद बियानी जी बोलिए, जवाब दीजिए इनको। मेरी बात है, हमारे विशेषज्ञ जो बैठे हैं उन्होंने भी मोड़ लगाई और मैंने एक ही बात कही कि नई इंडस्ट्री आएगी नहीं तो कहां से रोजगार मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि आरक्षण का फायदा युवाओं को मिले, परंतु इंडस्ट्री लगेगी तभी मिलेगा फायदा। तो ये बार बार एक पक्ष से जो आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी सार्थकता को देखो। 50,000 जो है अभी 70 युवा जो खाली बैठे जिनको आप अपाइंट कर दे रहे, सारे डिपार्टमेंटों के अंदर कितनी पोस्टें खाली है आप उनको लगा नहीं रहे। और जब तक मैं दुष्यंत चौटाला जी की बात करूं, पिछले दिनों आंगनबाड़ी वर्कर उनसे मिलने गए थे क्योंकि प्रधानमंत्री ने मन की बात में 4 साल पहले ये सहमति जताई थी कि आपकी मांगें सही और आपकी मांगें पूरी की जाएगी। दुष्यंत चौटाला जी को जब ये बात आंगनबाड़ी वर्करों ने कही तो दुष्यंत चौटाला जी का क्या जवाब था कि प्रधानमंत्री ने तो 15-15 लाख के वायदे किए थे। इसका मतलब दुष्यंत चौटाला जी प्रधानमंत्री को झूठा मानते हैं तो वो झूठे वायदे करते हैं। तो आप पहले आप अपनी सहमति तो दिखा लें कि आपसे जो सच कौन बोल रहा है। और दूसरी बात मैडम आपने एक बात कही कि इंडस्ट्री आ रही है, मैंने आपसे एक बात पूछी थी, कितनी कौन सी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है जिसमें कितने % युवा कितने युवा रोजगार पाएंगे? आप उस बात का जवाब दें। आप उस बात का भी जवाब नहीं दे पाई। मेरे को चिंता बता दें कि आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर आ रही है और आपने इंडस्ट्री वालों को ये सुविधा दी है, इस वजह से आ रही है और कितने युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। रिम्पल सोई, आप इंडस्ट्री वालों को ठीक है सर, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए आनंद बियानी जी। हाँ अनामिका जी, ये पहले तो बियानी जी से ना मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी ये न्यूज के सोर्स कौन से हैं? कि कहाँ से आप कहाँ से ये न्यूज लेकर आ रहे हैं कि क्या बोला दुष्यंत जी ने और क्या आपने सुना? ये कौन से आपके सोर्सेस क्या है? आप बताइए तो सही एक बार। आप किसी भी चीज को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के यहाँ पे पेश कर रहे हैं। रमन शर्मा, ये जिम्मेदारी से बोलिए, जिम्मेदारी से बोलिए। ठीक है। नहीं ये आनंद बियानी जी आ जाऊंगी। चलिए एक क्विक रिएक्शन ले लेते हो आनंद जी। हाँ जल्दी से सर, 10 सेकंड में। आनंद बियानी 10 सेकंड। बिल्कुल युवाओं के साथ है, इंडस्ट्री वालों को अगर सुविधा देंगे तो मेरे को लगता है कि ये कानून अगर लागू करेंगे तो इंडस्ट्री वाले भी मान जाएंगे। इंडस्ट्री वालों को ठीक है, रमन शर्मा समाप्त कर दीजिए। हो गया सर, हो गया। आनंद जी इस कानून के ऊपर सरकार अगर मेहनत कर लेगी और इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ लेके आएगी, पूरी बातचीत के साथ कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी, ये बहुत अच्छा कानून होने वाला है। अभी फिलहाल ये कह सकते हैं ना रमन शर्मा जी की 4 हफ्तों तक सभी के लिए विन विन सिचुएशन है। किसी को पता ही नहीं है। हाँ। आपके पास टोटल जॉब रिक्वायरमेंट कितनी है, आज के दिन आप कितनी जॉब दे रहे हैं? और कौशिक जी कह रहे मांगा है। रमन जी पढ़ लो पूरा, मांगा है सरकार, बताइए ना। अरे सर आप मार्केट से इकट्ठा करोगे 6 महीने लगेंगे। भाई इंडस्ट्री से मांगा सर इन 4 हफ्तों में क्या करेंगे? 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज। डीपी कौशिक जी, इन 4 हफ्तों में क्या करेंगे? देखिए सरकार लड़ाई लड़ेगी और अपने रोजगार जो हमने वादा किया वो देने के पूरी हम प्रयास रहेंगे। संवैधानिकता वाला फैसला आपके फेवर में है, इसके लिए क्या करेंगे? भविष्य में महीने का टाइम है, देखिए क्या होता है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबको आने के लिए। तो ये कानून जो सरकार लेकर आई है इसके तहत 75% आरक्षण क्या वाकई मिलेगा? अभी ये कह दिया गया है जो देना चाहते हैं वो दे दे, जो नहीं देना चाहते उनके खिलाफ कोई दंडात्मक एक्शन भी नहीं होगा। लेकिन 4 हफ्तों के बाद जब फैसला आ जाएगा, वो फैसला किसके और वो फैसला का जो ऊंट होगा वो किस करवट बैठेगा ये देखने लायक होगा, बताएंगे आपको। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।